स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रिवोल्यूशन फिजिक्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको डिटेल में जानेंगे और इस चैप्टर का हम लोग आज टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है आवेश तथा इनके सभी गुण। तो ये आवेश टॉपिक का पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सारे प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तथा अगर ये गुण अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसको गौर से समझिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शिखर तक लेके जाएंगे। जो स्टूडेंट अभी तक क्लास कहीं नहीं किए हैं उनको भी समझने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा क्या है इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का परिभाषा क्या है उसको समझिएगा। इस अध्याय में हम लोग उस आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उस आवेश के बारे में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो आवेश के बारे में। लेकिन कैसा आवेश? तो उस आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, जो स्थिर हो, यानी कि रुका हुआ हो। जो क्या हो? स्थिर हो या बहुत धीमी गति से गमन कर रहा हो, यानी कि चल रहा हो, गमन कर रहा हो। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो आवेश के बारे में। लेकिन कैसा आवेश के बारे में? तो वैसा आवेश जो या तो स्थिर हो या बहुत धीमी गति से गमन कर रहा हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, पृथ्वी क्या है, वो भी गमन कर रहा है, पृथ्वी भी चल रहा है, लेकिन इतना कम गति से चल रहा है कि हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग क्या मानते हैं कि पृथ्वी रेस्ट में है, यानी कि रुका हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये कोई आवेश है। ठीक है, तो आवेश है तो यहाँ पे क्या होगा? या तो इसका भी जीरो होगा, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, या ये कोई आवेश है तो भी जो है बहुत ही धीमी गति से, यानी कि अप्रॉक्स जीरो, लगभग क्या है? जीरो। तो ये दो तरह का जो है आवेश, दो तरह का इसमें स्टडी किया जाता है। या तो एकदम से रुका हुआ हो या बहुत धीमी गति से चल रहा। तो इसको भी हम लोग क्या मानते हैं कि ये रुका हुआ ही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्थिर वैद्युतिकी। अब इसका अगर हम पार्टिसिपेट करें तो देखिए, स्थिर प्लस वैद्युतिकी है ना, स्थिर प्लस वैद्युत। स्थिर का मतलब रुका हुआ, स्थिर का मतलब रुका हुआ। ठीक है, और वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। तो हम लोग वैसे आवेश के बारे में स्टडी करते हैं जो रुका हुआ हो। क्लियर है? आवेश दो तरह का, कोई भी बॉडी जो है दो सिचुएशन में पाया जाता है, या तो वह रुकेगा या तो वह चलेगा। तो चलने वाला आवेश के बारे में इस चैप्टर में नहीं स्टडी किया जाता, वो किया जाता है विद्युत धारा में। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग पूरी तरह से हर एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। तो ये था इसका परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे आवेश का। ठीक है, तो कि आवेश किसे कहा जाता है? तो आवेश किसे कहा जाता है उसको चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आवेश के बारे में, तो आवेश, ये आवेश क्या होता है इसको समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आवेश जिसका इंग्लिश क्या होता है? चार्ज। ठीक है, तो आवेश क्या होता है इसको देखते हैं। आवेश पदार्थ का
पदार्थ का वह मौलिक गुण है, वह मौलिक गुण है, वह मौलिक गुण है जो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है। ये हो गया आवेश का परिभाषा। तो कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आवेश है, ठीक है, आवेश है, तो ये किसको किसको करेगा, तो एक तो विद्युतीय प्रभाव को महसूस करेगा, ठीक है। अब विद्युतीय प्रभाव में जैसे क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, तो ये सब जो है महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है और साथ ही साथ उत्पन्न भी करता है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव। तो ये है आपका आवेश का परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे क्या है उसको समझिएगा। तो ये तो था आपका आवेश। अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर आवेश आता कहाँ से है। तो देखिए, आवेश जो है, आवेश की उत्पत्ति परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये कैसे करता है तो उसको समझिएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो भी पदार्थ हैं, मान के चलिए कोई भी पदार्थ जो है, ये मान के चलिए कोई पदार्थ है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, कोई भी पदार्थ है, या कोई गोला हो गया, ठीक है, कोई भी पदार्थ है। पदार्थ जानते हैं जिसके पास क्या हो, स्पेस घेरने की क्षमता हो, जिसमें कुछ वजन हो, है ना, उसको पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ किससे बनता है, तो पदार्थ बनता है अणु के मिलने से। किसके, अणु से। और अणु किससे बनता है, तो अणु बनता है परमाणु से, ठीक है। अब परमाणु किससे बनता है, तो परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, है ना, न्यूट्रॉन से। क्लियर है। तो ये तो अब बताइए, जब भी कोई पदार्थ बनेगा तो इसमें परमाणु भी होंगे, ठीक है, अणु होंगे यानी कि परमाणु होंगे। जैसे H2O मान लीजिए, H2O जल है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हो गया आपका, और इसको सब मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अणु, और यही हो गया आपका पदार्थ। तो ये था आपका आवेश की उत्पत्ति कि इसमें किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। अब कैसे करता है उसको समझिएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कैसे निर्भर करता है। तो अगर हम परमाणु की बात करें, देखिए यहाँ पे परमाणु की बात करें, परमाणु जिसका इंग्लिश क्या होता है, एटम। क्या होता है, एटम। अभी हम लोग बेसिक डिटेल्स जान रहे हैं, ठीक है।
तभी आपको सारे प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो परमाणु में क्या होता है समझिएगा। परमाणु अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी होगा केमिस्ट्री का तो नहीं भी है तो इसको गौर से समझिएगा। तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्ष। तो कक्ष जो है, कक्ष की संख्या परमाणु पर निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग परमाणु का अलग अलग कक्ष होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये कक्ष हो गया जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे नाभिक में होता क्या क्या है? तो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन का इंग्लिश लिख रहे हैं। अब प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वृत्ताकार पथ पे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, कितना है इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो निर्भर करेगा परमाणु संख्या पे। तो अभी हमको उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, वो केमिस्ट्री का भाग हो जाता है, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में घूमता है। तो बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी परमाणु में जब तक कुछ बोला नहीं जाए कि वो ऋणावेशित है या धनावेशित है, तो किसी भी परमाणु में क्या होता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे नोट में क्या होगा? नोट में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटोनों की संख्या क्या होता है? समान होता है। जब तक कि कुछ बोला नहीं जाए कि वो धनावेशित है ऋणावेशित है, संख्या समान होता है। ठीक है, तब तक हम लोग क्या लेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? बराबर है। क्लियर है, संख्या बराबर होता है, यानी कि इसको अगर बोले तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका परमाणु का प्रॉपर्टी। अब समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे करता है निर्भर। तो अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो उसको समझिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जैसे द्रव्यमान मापने के लिए केजी करते हैं ना, केजी का यूज द्रव्यमान मापने के लिए, या ग्राम का। इसी तरह से आवेश मापने के लिए किसका हम लोग यूनिट करते हैं? कूलम्ब का, ऐसा ही मात्रक में। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसा कैसा मात्रक होता है और क्या वैल्यू होता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो E, और चूंकि इस पे माइनस चार्ज होता है तो E पे क्या लगा देते हैं? माइनस। बराबर कितना हो गया? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, माइनस के साथ। क्लियर है। चलिए, अब बोले कि माइनस क्यों लिया जाता है? तो माइनस जो है ये सुविधा के अनुसार एक्सपेरिमेंट के दौरान माइनस इसको लिया गया है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पहले से माना गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है। क्लियर है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि A के बाद B होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करते कि A के बाद C क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भी परिमाण नहीं है।
और इसी पे सारा कॉन्सेप्ट बास्ट है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश या प्रोटॉन पर आवेश। तो आवेश क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों का बराबर होता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें प्लस हो जाता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो बराबर क्या है प्रोटॉन का। देखिए प्रोटॉन को हम लोग दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का धनात्मक होता है, और दोनों का बराबर है। देखिए 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब और 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। अंतर क्या है, सिर्फ चिन्ह का, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का आवेश दोनों का आवेश बराबर है, ठीक है। तो प्रोटॉन को E+ से हम लोग डिनोट करते हैं या सिर्फ P से करते हैं। क्लियर है। अब बोलिएगा यहाँ पे कि दोनों बराबर कैसे हो गया, एक तो प्लस है और दूसरा माइनस है। तो अगर आप बोले कि जो जीरो से जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक यानी कि माइनस, और जीरो से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक। तो ये दोनों बराबर कैसे होगी, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को अगर हम लोग मापते हैं किसी एक तराजू में, कि कोई एक तराजू है, ठीक है, कोई एक तराजू है, इसमें अगर हम मापते हैं तो एक पे रखते हैं इलेक्ट्रॉन और एक पे रखते हैं प्रोटॉन, तो दोनों का जो आवेश का जो मान आएगा वो बराबर आता है, साइन मैटर नहीं रखता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो विलन क्या है, नेगेटिव रोल करता है और हीरो पॉजिटिव रोल करता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हीरो और विलन दोनों का जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, ताकत दोनों का सेम हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अभी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रोल प्ले करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव रोल प्ले करता है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रेंथ है, जो काबू है, जो आवेश है, दोनों का बराबर होता है। क्लियर है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो ये था। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब दोनों का बराबर है, तो यहाँ से वस्तु का यहाँ पे, तो यहाँ से आवेश का कितना नेचर हो गया, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार या प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि नेचर, ठीक है। प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर। तो बोलते हैं ना कि वो बहुत नेगेटिव नेचर का है, उसका स्वभाव नेगेटिव है वो, और बोलते हैं ना कि वो बहुत पॉजिटिव नेचर का है, यानी कि अच्छी बात करते हैं, सबको मोटिवेट करता है। तो ये हो गया आवेश का प्रकार। तो आवेश का प्रकार कितना आया, 2। पहला कैसा हो गया, धनावेश है ना, यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो गया, ऋणावेश। दूसरा क्या हो गया आपका, ऋणावेश। क्लियर है। तो एक हो गया आपका धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। अब जो है ये दो तरह का आवेश होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ किस किस तरह का पाया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा धनावेशी, दूसरा हो जाएगा ऋणावेशी। तो पदार्थों का प्रकार, पदार्थों का प्रकार, पदार्थों का प्रकार, देखिए समझिएगा गौर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 तरह का पदार्थ होते हैं, ठीक है, 3 तरह का। एक तो इसमें क्या है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला इसका नाम होता है अनावेशित, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कोई एटम जो है वो क्या होता है, अनावेशित, ठीक है। तो अनावेशित, तो अनावेशित में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्लियर है। दूसरा होता है आपका धनावेशित, दूसरा क्या होता है, धनावेशित, सॉरी, दूसरा होता है आपका धनावेशित, धनावेशित। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो धनावेशित में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होती है, या इसको बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। तो जब भी ऐसा हो तो इस पर
प्लस, देखिए प्लस वाला का ज़्यादा संख्या है इसलिए इस पर चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है। तो धनावेशित को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, प्लस दिखाकर। क्लियर है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, ऋणावेशित। ठीक है, तीसरा होता है आपका ऋणावेशित, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन को ई के पावर माइनस से, ठीक है, ग्रेटर देन क्या, ई के पावर प्लस, यानी कि प्रोटॉन की संख्या से जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो ये ऋणावेशित हो जाती है। क्यों हो जाती है इसका हम अभी दिखाते हैं। इसको हम लोग कैसे सिंबल करते हैं, तो इस पर हम लोग माइनस का चिन्ह ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि ये बॉडी क्या है, ऋणावेशित है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। अब तो यहाँ पे है कि ये तो था आपका प्रकार, पदार्थों का प्रकार। तो अब आवेश का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा। तो आवेश का मान निकालने के लिए क्यू, आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं जनरली, तो आवेश को हम लोग नोट में कर लीजिएगा। आवेश को हम लोग, आवेश को प्रायः किससे सूचित किया जाता है, क्यू, बड़ा वाला क्यू या छोटा वाला क्यू से सूचित करते हैं। क्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी वस्तु पे आवेश का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल समझिएगा। मान के चलिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, कि ये कोई पदार्थ है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 प्रोटॉन है, ठीक है, कितना है, 8 प्रोटॉन है। तो इस पे Q का मान, आवेश का मान कितना आएगा, Q बराबर वाट आएगा। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि जिसकी संख्या अधिक हो उसी तरह का उस पर प्रवृत्ति आता है। तो इलेक्ट्रॉन की, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवृत्ति क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए इस पे प्रवृत्ति कैसा आ जाएगा, बॉडी पे कैसा चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का। क्लियर है। तो ये माइनस का चिन्ह तो आ गया, लेकिन कितना आया है उसको समझना है। तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, देखिए Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है, देखिए फॉर्मूला समझिएगा, आवेश बराबर यानी कि Q बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या। संख्या को सिर्फ एस से हम लोग यहाँ पे सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस में क्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, देखिए तो Q बराबर, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 8 प्रोटॉन है ना। तो अब क्या है यहाँ पे कि वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बराबर 10। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो गुना हो गया -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है। अब प्लस 8 है तो 8 रहेगा और गुना एक प्रोटॉन का कितना आवेश होता है, तो +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो ये माइनस को बाहर लाते हैं तो ये हो जाएगा -10 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, +8 गुना इसमें क्या बच गया 1.6 गुना
10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है इसमें जो सेम रहेगा उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सेम है, ये 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम्ब इसमें भी है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब इसमें भी है। तो दोनों को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा -10, तो ये हो गया -10, और इसमें क्या बचेगा +8, तो ये हो गया +8। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, और गुना देखिए -10 और 8 जुटेगा तो क्या देगा, -2, क्या देगा -2। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1.6 से गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 की 2 हाथ में 1, और 2 गुना 1 2 और 1 हासिल 3, तो 3.2। और ये माइनस है और ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो आगे लग जाएगा माइनस गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हो गया आंसर। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी देख लीजिए, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस आगे आ गया, 2 है तो 2, और गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा, माइनस को यहाँ भेज रहे हैं तो 2 गुना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 रहने देते हैं, और देखिए यहाँ पे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब किसका चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश आ गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हम लोग का वो क्या था उसको समझिए, और इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पे समझिएगा, देखिए तो इस पे जो आवेश आएगा वो कितना के बराबर आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, अब ऐसा क्यों आया, इसी को तो हम लोग निकालेंगे कितना, 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। तो ये आंसर आ गया हम लोग का। इस तरह का बॉडी का हम लोग ऐसे आवेश का मान निकालते हैं। तो देखिए अब इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए था, ये सारी चीज़ आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है प्लस 8 प्रोटॉन है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों का मान जब बराबर है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो कट जाएगा। जैसे -2 और +2 करते हैं, +2 करते हैं बराबर कितना हो जाता है, 0, यानी किसी काम का नहीं। ठीक है, कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन कट के क्या आ जाएगा 0, तो इसमें बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश कितना के बराबर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो इसी तरह का हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला है कि आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, तो अब हम लोग इतना करने की आवश्यकता नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक आया है किसके कारण आया है, देखिए जो यहाँ पे आवेश आया है क्या आया है, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक, क्या आया है ऋणात्मक, माइनस लगा हुआ है। क्यों आया है, क्यों हम लोग जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे अधिक है प्रोटॉनों की संख्या से, इसलिए इस पे कैसा आवेश आया, ऋणात्मक, जैसा कि हम लोग पहले नोट्स में देखे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऋणावेशित क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होता है किससे, प्रोटॉनों की संख्या से। तो इस तरह का जो है अब हम लोग आगे क्वेश्चन जो डील करेंगे, देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसमें क्या है कि 20 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, और 12 प्रोटॉन दे रखा है। तो इस पे क्यू का मान क्या होगा, क्यू बराबर वाट क्या, तो हम देखेंगे कि प्रोटॉन से कितना अधिक है इलेक्ट्रॉन या कितना कम है। तो यहाँ पे क्या है, किसकी संख्या अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवृत्ति कैसा होता है, ऋणात्मक, तो इस बॉडी पे कैसा सिंबल आ जाएगा, ऋणात्मक। क्लियर है,
तो ऋणात्मक आ गया। चलिए, तो नेचर तो हम लोग जान गए कि ऋणात्मक होगा। अब कितना होगा, तो देखिए तो ज़्यादा है, 20 इलेक्ट्रॉन है और ये 12 प्रोटॉन है, तो कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। तो कितना के बराबर आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि कट के कितना बचेगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 8 गुना एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं डाला क्योंकि माइनस हमने पहले दर्शा दिया है, ठीक है, कि माइनस है, तो अब यहाँ पे माइनस डालने की आवश्यकता नहीं है। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो 8 छः 48 की 8 हाथ में 4 और 8 इकाई 8 और 4 12, ठीक है, कितना, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह का अगर हम करें, इसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे लें कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 15 प्रोटॉन है, 15 क्या है, प्रोटॉन है। तो अब बताइए कि इसका आवेश कैसा आएगा, ऋणावेशित होगा या धनावेशित। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन पे कैसा प्रवृत्ति होता है, धनात्मक, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक। तो कौन सा बॉडी ऋणात्मक होगा या कौन सा बॉडी धनात्मक होगा, ये हमको कौन बता के देगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 5 अधिक है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, कट के 0 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 प्रोटॉन। तो 5, तो इस पे आवेश कितना आ जाएगा, 5 प्रोटॉन के बराबर, तो 5 प्रोटॉन के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, 5 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो 16 25 80 होता है, तो 80 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हो गया, गुना 10 के पावर -19, क्योंकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो वैसे ही चलेगा, कूलम। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दे दिया हो तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि कौन सा बॉडी ऋणावेशित होता है, कौन सा बॉडी धनावेशित होता है, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तब क्या हो जाएगा, तब वो अनावेशित होगा, क्योंकि कट के क्या हो जाएगा, 0। जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस पे जो है 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है। तो ये क्या है, तो Q बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो 50 और 50 कट के क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये था आपका आवेश का पहचानने का जो नियम है, गुण है, कि कौन धनावेशित होता है, कौन ऋणावेशित होता है और कौन अनावेशित होता है। इसको क्या बोलते हैं, अनावेशित, ठीक है, अनचार्ज्ड, या इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल यानी कि अनावेशित, न्यूट्रल यानी कि अनावेशित। क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका आवेश का पहचानने का गुण। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि आवेश जो है वो आवेश का मौलिक जो गुण है, जो इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण गुण है जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाला है वो क्या है, समझिएगा। यहाँ पे जो है, अब बताइए किसी भी बॉडी में ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, ये कोई अनावेशित है, अनावेशित है, ठीक है। अब अनावेशित का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन मान के चलिए n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होना चाहिए, n ही होना चाहिए, है ना, n प्रोटॉन होना चाहिए। क्लियर है। तो ये अनावेशित है। अब क्या है कि आखिर ये ऋणावेशित होगा, तो ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होना होगा, है ना। तो अधिक होने के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम से इसमें आना होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, ठीक है। चलिए, तो बाहर से आया तो अब क्या हो गया कि बढ़ गया, तो बढ़ गया कि तो ये क्या हो गया आपका ऋणावेशित हो गया, ठीक है।
अब धनावेशित कब होता है? तो मान के चलिए कि धनावेशित कोई अनावेशित वस्तु को ही धनावेशित हम लोग बनाते हैं। तो ये जो है आपका देखिए, ये अगर इसको धनावेशित बनाना है तो अभी तो अनावेशित है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है ना। चलिए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सोचेंगे सर यहाँ पे तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए तभी धनावेशित होगा, तो हम लोग प्रोटॉन को क्या करते हैं, बाहर से ला देंगे। ठीक है, प्रोटॉन को कहाँ से लाएंगे, बाहर से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, गलत। क्यों गलत है उसको समझिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या हम लोग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये सही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि प्रोटॉन बाहर से क्यों नहीं आता है, तो समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये कोई एटम है और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में होता है। अब क्या है कि ये नाभिक में होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो नाभिक से किसी भी प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ये एटम टूट के दूसरा एटम का निर्माण करेगा। मतलब प्रोटॉन कभी भी अपने नाभिक से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो दूसरे एटम में आएगा कैसे? ठीक है, नहीं तो वो आ सकता है, नहीं जा सकता है किसी भी एटम में। तो आने और जाने का स्वतंत्रता किसको होता है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी वस्तु जो है किसके कारण आवेशित होता है, तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन को आने या जाने के कारण ही आवेशित होता है। प्रोटॉन के कारण आवेशित नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन न तो जा सकता है और न ही आ सकता है। क्लियर है? तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया था कि जो भी आवेश की जो प्रवृत्ति है, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये सब एग्जाम्पल था। देखिए यहाँ पे है आपका, किधर गया, हाँ देखिए, हाँ नहीं ये नहीं, यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे है नोट, यहाँ पे जो लिखाए थे कि आवेश की उत्पत्ति जो होती है, जो आवेश किसी वस्तु पे आती है, ठीक है, किसी परमाणु पे आती है, किसी अणु पे आती है, तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया प्रोटॉन से तो ऋणात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया प्रोटॉन से तो धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखाया गया है। क्लियर है? तो ये था आपका आवेश का बेसिक फंडामेंटल, कैसे कोई वस्तु आवेशित होता है, ठीक है, कैसे ऋणावेशित होता है और कैसे धनावेशित होता है। अब हम लोग चलते हैं आवेश का गुण पे। तो आवेश का गुण हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग आते हैं आवेश का गुण पे। क्लियर है? चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग आवेश का गुण। आवेश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो क्या लिखाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहला क्या है उसको समझिएगा, गुण नंबर फर्स्ट, गुण फर्स्ट, तो गुण फर्स्ट क्या है कि आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश। अब यहाँ पे व्युत्पन्न लिखने का मतलब क्या है उसको भी समझाते हैं, समझिएगा। अदिश राशि है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि आवेश व्युत्पन्न है या मौलिक है। अदिश राशि है, कैसा राशि है, तो अदिश राशि है और अदिशी के साथ कैसा है, व्युत्पन्न है। तो कैसे है समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बटा में T, Q बटा में
ठीक है। तो यहाँ से Q यानी कि आवेश बटा में समय, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, I गुना टी। अब देखिए 7 मौलिक भौतिक राशियाँ जो होते हैं वो उसमें भी आपका क्या आता है, विद्युत धारा आता है, ठीक है, तो ये भी मौलिक हैं, समय भी आता है तो ये भी मौलिक हैं। और व्युत्पन्न किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक मौलिक मिलते हैं और मिलकर एक नए राशि का जो निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न। तो यहाँ से आवेश कैसा हो गया, व्युत्पन्न। अब बात करते हैं कि अदिश कैसे है, तो देखिए विद्युत धारा भी अदिश है, विद्युत धारा भी क्या है आपका अदिश राशि, समय भी कैसा है अदिश राशि, तो अदिश गुना अदिश क्या देगा आंसर, अदिश, तो आवेश कैसा राशि हो गया, अदिश राशि। क्लियर है। तो ये था आपका गुण नंबर फर्स्ट कि आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। क्लियर, तभी तो ये डायरेक्ट जुड़ता था, जैसे एग्जांपल में देखिए अदिश है तभी तो जुड़ता है ये, जैसे 2 कूलम्ब प्लस में 4 कूलम्ब बराबर कितना हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 6 कूलम्ब, है ना। इसी तरह से 2 कूलम्ब माइनस में 4 कूलम्ब बराबर कितना लिख देते हैं -2 कूलम्ब। माने बिल्कुल हम जो अलजेब्रिक की तरह जो जोड़ते आए हैं पहले आदिश के रूप में, उसी तरह से यहाँ पे भी आवेश भी जुटेगा। क्लियर है। तो चलिए ये तो आदिश राशि हो गया पहला गुण। दूसरा गुण की बात हम लोग करते हैं, तो दूसरा गुण हम लोग जानते हैं कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, और मात्रक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हमेशा पूछता है। तो चलते हैं हम लोग आवेश का गुण नंबर 2 पे। तो आवेश का गुण नंबर 2 क्या है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर गुना सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर गुना सेकेंड होता है, जिसे 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 कूलम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलम्ब कहा जाता है, ठीक है, कूलम्ब कहा जाता है। और तथा इसे यानी कि कूलम्ब को, तथा इसे कैपिटल सी से बड़ा वाला सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल जैसे Q बराबर 2 एम्पियर सेकेंड, 2 एम्पियर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, या आप टाइम बचाने के लिए एम्पियर सेकेंड को सिर्फ किससे डिनोट कर सकते हैं, 2 कूलम्ब से। क्लियर है। अभी एम्पियर सेकेंड कैसे आया है उसको समझिए। तो अभी हमने क्या देखा था जस्ट प्रीवियस वाले में कि I बराबर क्या था, Q बटा में T, क्या था, Q बटा में T। तो यहाँ से Q बराबर क्या आएगा, तो Q बराबर क्या आएगा, तो Q बराबर I और T तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, होगा ना। तो I इंटू क्या T। अब यहाँ से दोनों का यूनिट देते हैं, तो I यानी विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और गुना समय का क्या होता है ऐसे मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किसे, सी से। तो ये था आपका एसआई मात्रक। अब जो है एसआई मात्रक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सीजीएस मात्रक, जो हमेशा पूछता है क्वेश्चन में। तो देखिएगा सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसी का सीजीएस मात्रक में, कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक ESU होता है,
ESU होता है। साथ ही साथ EMU भी होता है। साथ ही साथ EMU भी होता है, यानी कि दो मात्रक होता है सीजीएस में भी होता है, एक ESU और एक EMU होता है। अब समझिएगा यहाँ पे, तो ESU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है समझिएगा। तो E से हो गया इलेक्ट्रो, S से हो गया स्टैटिक, U से हो गया यूनिट। ठीक है। EMU का क्या हो जाता है, E से हो गया इलेक्ट्रो, M से हो गया मैग्नेटिक, U से क्या हो गया यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका भी क्या है कि इसका भी एक अलग अलग नाम है, समझिएगा। तो ESU को हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको समझिएगा। तो ESU को हम लोग जानते हैं दो नाम से, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम्ब। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब। ठीक है, स्टैट कूलम्ब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट का नाम है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब। ठीक है, या कभी कभी फुल फॉर्म में क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक कूलम्ब। क्या बोलते हैं, स्टैटिक कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टैट कूलम्ब या फिर स्टैटिक कूलम्ब लिख सकते हैं। फ्रैंकलिन को हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो ये है आपका फ्रैंकलिन, और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, FR से, कैपिटल F और स्मॉल r, FR से। तो ESU का भी दो नाम है, एक स्टैट कूलम्ब और या फिर फ्रैंकलिन। क्लियर है। EMU का EMU ही होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका CGS का मात्रक। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि एक कूलम्ब में कितना ESU होता है। ठीक है, या फिर एक ESU में कितना कूलम्ब होता है। जैसे कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, उसी तरह से जैसे कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1 kg में होता है ना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। उसी तरह से एक कूलम्ब में कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बार बार पूछता है आपको एग्जाम में। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं। तो एक कूलम्ब में होता है आपका 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ESU का भी क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब यहाँ से दूसरा, एक कूलम्ब बराबर EMU में कितना होता है, तो 1/10 EMU होता है। ठीक है, ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा, हमेशा ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर है। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, यानी कि EMU बड़ा है, समझिएगा, या कूलम्ब बड़ा है या ESU बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये एक कूलम्ब बराबर इतना ESU है, मतलब ESU का इतना भाग जुटेगा तब एक कूलम्ब देगा। तो इसके आधार पे क्या समझ रहे हैं, कौन बड़ा होगा, एक कूलम्ब बड़ा होगा या ESU बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन बड़ा होगा, कूलम्ब बड़ा होगा।
अब यहाँ पे देखिए 1 कूलम बराबर 1/10 EMU, यानी कि EMU को 10 भाग में जो हम लोग बांटेंगे तो एक भाग जो मिलेगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। तो बड़ा कौन हो गया? EMU। तो यहाँ से सबसे बड़ा, यहाँ पे यूनिट कौन सा बड़ा हो गया? सबसे बड़ा हो गया EMU, फिर हो गया कूलम, और सबसे छोटा क्या हो गया? ESU। क्लियर है? तो जो ऑथर के अनुसार, जो बुक राइटर हैं उनके अनुसार सबसे छोटा जो मात्रक होता है आवेश का वो क्या होता है? ESU। तो ESU क्या हो गया? सबसे छोटा मात्रक हो गया, सबसे छोटा। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या होता है? तो वो होता है ESU या स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे चलते हैं तो इसी से यूनिट से ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसको समझिएगा क्या पूछता है। तो इसका एक प्रायोगिक जो यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है, उसको समझते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब मार्केट में जो बोलचाल की भाषा में जो यूज होता है। ठीक है, तो आवेश का प्रायोगिक यानी कि बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज मार्केट में जो हम लोग यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल है ना, जो हम लोग यूज करते हैं। प्रैक्टिकल इकाई क्या होता है? इकाई एम्पियर आवर होता है। क्या होता है? एम्पियर आवर होता है। अब देखिएगा, इसका एग्जांपल समझाते हैं। जैसे अगर कोई इन्वर्टर ख़रीदते हैं तो आप जाते हैं तो पूछते हैं कि कितना एम्पियर का हमको बैटरी चाहिए। दुकानदार आपसे पूछता है कि कितना एम्पियर का आपको बैटरी चाहिए। तो एक्चुअली में वो एम्पियर नहीं होता है, एम्पियर आवर होता है। आवर को छोड़ देते हैं वो लोग। ठीक है, सिर्फ एम्पियर से आप भी समझ जाते हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एम्पियर आवर। अब इसको हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? AH। क्या हो जाएगा? AH। सिंबल में क्या हो जाएगा? AH। अब देखिए, जब कोई मोबाइल आप ख़रीदते हैं, समझिएगा, जब भी कोई आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो इसमें बैटरी देखते हैं तो बोलते हैं ना कि 5000 mAh का है। कितना का है? 5000 mAh का। तो mAh। ठीक है, तो AH यहाँ पे क्या है? AH हो गया आवेश का, और M क्या हो गया? मिली। यानी कि यहाँ पे अगर बोलें तो 5000, और 1 मिली में कितना होता है? 10⁻³ कितना होता है? 10⁻³ और AH। तो बैटरी जो क्या है? बैटरी आवेश होता है, चार्ज होता है। बोलते हैं ना कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो आवेश होता है। आवेश का इंग्लिश ही होता है चार्ज। तो चार्ज, तो ये MH, तो ये आपका बैटरी का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक इकाई क्या होता है? AH यानी कि एम्पियर आवर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट इकाई का ही नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं कि ये सबसे छोटा तो हमने देख लिया कि ESU होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है उसको देखते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे होता है। देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फैराडे और फैराड दोनों में अंतर है। ठीक है, फैराडे होता है आवेश का और फैराड होता है धारिता का। ठीक है, तो ये फैराडे होता है। तो फैराडे को हम लोग चाहें तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। तो ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम में मिल जाता है। तो ये था आपका आवेश का गुण।
तो अब हम लोग नेक्स्ट आवेश का गुण हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।